जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं व्हाट इज सेक्स रेशो एट बर्थ इन हिमाचल प्रदेश इन 2022। तो बोलते हैं सेक्स रेशो एट बर्थ, इसको SRB करके भी लिखते हैं। सेक्स रेशो एट बर्थ क्या रही हिमाचल प्रदेश में 2022 में। देखो 2022 में एक स्टडी की गई फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अकॉर्डिंग। इस स्टडी में जो था वो सेक्स रेशो का पता लगाया गया कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी सेक्स रेशो जो था वो रही। अब ये स्टडी किसके द्वारा की गई थी? ये स्टडी जो था वो की गई थी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ने ये स्टडी की थी और इसमें जो था वो सेक्स रेशो का अनुमान लगाया गया था। तो हिमाचल की सेक्स रेशो थी 2022 में, अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल की थी 941। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 941 जो था वो हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो थी, ये आपने ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश की थी। मैंने पिछले कल ही आपको कहा था कि हम हर एक चीज़ को लिख कर करेंगे, तो यहाँ पर लिख कर ही जो है वो डिस्प्ले किया गया है। देखो इससे पहले जो था वो पहला रैंक रहा लद्दाख का, पहला रैंक लद्दाख का रहा। तो लद्दाख की सेक्स रेशो एट बर्थ थी 943 लद्दाख की थी। उसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल का, जो कि दूसरा स्थान रहा, तो हिमाचल की थी 941। उसके बाद तीसरा स्थान रहा किसका? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर की कितनी थी? जम्मू कश्मीर की थी 940। ये आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पर लिखा गया है। और पूरे ओवरऑल इंडिया का जब एवरेज किया गया तो वो 934 जो था वो निकल कर आया। ओवरऑल इंडिया का 934 निकल कर आया। हिमाचल के कई बार पड़ोसी राज्यों की भी पूछ ली जाती है, जैसे कि पंजाब की पूछ ली जाएगी 928 रही, हरियाणा दिल्ली की पूछ ली जाएगी 924 रही, हरियाणा की पूछ ली गई 920 रही, चंडीगढ़ की पूछ ली जाएगी सबसे कम 892 जो था वो इनमें से रही। तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन 100% श्योरिटी है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो ये डाटा याद होना चाहिए। 2022 का ये डाटा है और नेशनल एवरेज से लेकर हिमाचल के पड़ोसी राज्यों तक आपने सबको याद रखना है। यहाँ पर कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1988। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन थे 1988 में। हमने रैंडम कुछ भी यहाँ से उठाकर पूछ लिया है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा ही कर रहा है एग्जैक्टली। वो कोई सा भी ईयर उठाकर कुछ भी पूछ लेता है किसी के भी बारे में। तो ऐसा ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा गया तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 1988 की हम डायरेक्टली बात करते हैं। 1988 में हिमाचल की स्पीकर थी विद्या स्टोक्स। ऑप्शन सी सही आंसर है, जो कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला स्पीकर जो था वो बनी थी। ये आपने ध्यान रखना है, पहली महिला स्पीकर जो था ये बनी थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। कब ये स्पीकर बनी थी और कब तक ये रही थी? ये स्पीकर बनी थी 1985 में। 1985 में स्पीकर बनी थी और कब तक ये स्पीकर रही थी? तो 1990 में जो था ये स्पीकर 1990 तक जो था ये स्पीकर बनी रही थी। ये आपने ध्यान रखना। उसी तरह हम देखते हैं पहली महिला चीफ जस्टिस। तो यहाँ से ही ना आप हिमाचल प्रदेश की पहली महिला चीफ जस्टिस भी जो है वो लिंक करेंगे। पहली महिला चीफ जस्टिस जो बनी थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, वो कौन बनी थी? देखो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस श्रीमती लीला सेठ बनी थी। और वो कब बनी थी? वो 6/8/1991 में बनी थी, 1991 में बनी थी। और कब तक जो था वो चीफ जस्टिस बनी रही थी? वो 19 अक्टूबर 1992 तक, 19/10/1992 तक जो था वो बनी रही थी। तो ये आपने उनके बारे में ध्यान रखना है। तो ये भी आपने वहाँ पर लिंक कर लिया साथ में ही। अब कोई डाउट तो नहीं रहेगा, यहाँ से नहीं रहना भी नहीं चाहिए। हम चलो अब फिर से स्पीकर की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर अगर हम बात करें कि पहले विधानसभा स्पीकर कौन बने थे? पहले विधानसभा स्पीकर जयवंत राम बने थे, 1952 में बने थे। कब तक ये स्पीकर बने रहे? 1956 तक बने रहे थे। दूसरे विधानसभा स्पीकर कौन बने थे? वो जो था वो बने थे करम सिंह, श्री सर करम सिंह जो था वो बने थे 1956 में ये बने थे और 1956 से लेकर 1962 तक बने रहे थे। तीसरे कौन बने थे? तीसरे बने थे देशराज महाजन, ये 1963 में बने थे और 1963 से 67 तक ये बने रहे थे। चौथी बार कौन बनता है? चौथी बार फिर से देशराज महाजन ही जो है वो बनते हैं और 1967 में ये बनते हैं। 1967 से लेकर 1972 तक ये विधानसभा स्पीकर जो है वो बने रहते हैं। तो ये हमने स्टार्टिंग के 4 जान लिए। प्रेजेंट टाइम में स्पीकर कौन है वो आप कमेंट करके बता दीजिए, या फिर आपको पता है लास्ट टाइम भी आपने कमेंट करके बताया ही था उनका नाम। अभी हमने स्पीकर्स के बारे में जान लिया और हमने महिला स्पीकर के बारे में जान लिया, महिला चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में जान लिया। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली पक्का हो गया। अब यहाँ से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में ना हमने लिख के इसके लिए डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर डाटा ना स्कैटर हो रहा था, अलग अलग डाटा फैला हुआ डाटा था, तो वो लिख कर नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाटा लिख कर ही है। बोलते हैं हाउ मैनी डिग्री कॉलेजेस आर देयर इन हिमाचल प्रदेश अप टू दिसंबर 2021। तो बोलते हैं दिसंबर 2021 तक
हिमाचल में डिग्री कॉलेजेस की संख्या कितनी थी। अगर हम बात करते हैं कि दिसंबर 2021 तक हिमाचल प्रदेश में कितने डिग्री कॉलेज थे, तो वो थे 166। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। 166 जो था वो डिग्री कॉलेज थे हिमाचल प्रदेश में। ये दिसंबर 2021 तक का हमारे पास एग्जैक्टली डाटा है। हम बात करते हैं यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 2021-22 में जो भी एनालाइज हुआ था, काउंटिंग हुई थी, दिसंबर 2021 तक कितने आए। तो प्राइमरी स्कूल्स की बात करते हैं वो थे हिमाचल में 10,758। मिडिल स्कूल्स की बात करते हैं तो वो थे 1,965। हाई स्कूल्स की बात करते हैं वो थे 962 और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की बात करते हैं तो वो थे 1,999। डिग्री कॉलेजेस की बात करते हैं तो वो थे 166। तो ये डिग्री कॉलेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 166। अभी क्या इस डाटा में कोई बदलाव हुआ है, तो बिल्कुल इस डाटा में बदलाव हुआ है और बहुत बड़ा बदलाव है जो आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप टू दिसंबर 2023 अब जानेंगे हम सीधा ही। दिसंबर 2023 तक कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर थे, तो अब ये ध्यान रखना कि प्राइमरी स्कूल यहाँ पर कितने थे, 10,370, ये दिसंबर 2023 तक है। मिडिल स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कितने हैं, वो हैं 1,850 हैं। हाई स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं कि हाई स्कूल्स कितने हैं, तो हाई स्कूल्स हैं 960 जो है ये है। और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कितने हैं, वो हैं 1,984। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम डिग्री कॉलेजेस की बात करते हैं तो काफ़ी संख्या कम हुई है यहाँ पर, ये 148 जो है वो घटकर रह गए हैं। ये 148 घटकर रह गए हैं, जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो ये आ जाते हैं 15,312 2023 तक, ठीक है। और अगर यही डाटा देखा जाता दिसंबर 2021 का, तो दिसंबर 2021 में ये डाटा था 15,815, 15,850 ये डाटा था। अभी आपको कोई डाउट तो नहीं रहा, बिल्कुल सही डाटा है ये। हमने दिसंबर 2021 Top Maths Concepts for Class 1 to 10. 6 days will make your child 5 times better. Enroll now, become 21 का और दिसंबर 2023 तक का डाटा ये जाना। तो इसको नोट करना, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, खासकर डिग्री कॉलेजेस का। बाकी पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन जुंगा हिमाचल प्रदेश वॉज एस्टेब्लाइज्ड विच ईयर। तो ये जो स्टेट फॉरेंसिक लैब है, हम पढ़ते हैं स्टेट फॉरेंसिक लैब हिमाचल प्रदेश में जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो जुंगा में स्थित है। जुंगा कहाँ पर पड़ता है, ये शिमला में जो है वो पड़ता है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी ये पूछा गया है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1996 में जो था वो जुंगा में की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1996 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। अब क्या यहाँ से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? देखो, यहाँ से रिलेटेड कुछ खास तो नहीं बनेगा, परंतु हमारे पास कुछ और भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिक से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में बहुत बार आप पढ़ते रहते हैं, उनको हम रिवाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपके सारे एग्ज़ाम अभी कंडक्ट करवा रहा है एलाइड पीजीटी के, उसकी स्थापना कब की गई थी, 1971 में उसकी स्थापना की गई थी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। और हमारे पास हिप्पा है, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो हिप्पा है ना, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। एचएस की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है और बाकी भी ट्रेनिंग्स यहाँ पर छोटी मोटी होती हैं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में जो है वो हाई कोर्ट भी स्थापित किया गया, जो हम अभी पढ़ रहे थे, चीफ जस्टिस भी। तो हाई कोर्ट की स्थापना हिमाचल प्रदेश में जो था वो कब की गई थी? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो था वो 1971 में की गई थी। 1971 में इसकी स्थापना कर दी जाती है और पहले जो चीफ जस्टिस बनते हैं वो बनते हैं जस्टिस मिर्ज़ा हिमदुल्ला बेग। उनका नाम आपने ध्यान रखना है। और महिला के बारे में तो हमने जान ही लिया है। तो यही इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिक जो बहुत बार हमने पढ़े हैं, उन्हीं को ध्यान रखेंगे यहाँ से। यहाँ पर वही लिखा गया है कि जुनगा में 1996 में स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज एस्टेब्लाइज्ड। तो चैल डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, ये चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बोलते हैं इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। हाँ, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, स्थापना कब की गई, ये भी मोस्टली याद ही होना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। डिस्ट्रिक्ट सोलन की ये जो चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसकी स्थापना की गई थी कब? 1976 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी हमने लिख कर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर ऐड किया है। देखो, चैल जो है ना, चैल पैलेस है वैसे तो, और यहाँ का जो एरिया है, फिर जो जंगल है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ गया। चैल पैलेस जो था वो ये बनाया गया था महाराजा ऑफ पटियाला जो थे उनके द्वारा। इनकी जो समल कैपिटल के रूप में इसको विकसित किया गया था एक तरह से ब्रिटिश राज के दौरान, ठीक है जी। और
ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको ये यहाँ पर लैंड जो दी गई थी वो क्यों दी गई थी, जब एंग्लो नेपलिस वॉर हुआ था, एंग्लो नेपलिस वॉर जो हुआ था इसमें इनके द्वारा जो अंग्रेज़ों की सहायता की गई थी उसके बाद जो था वो इनको यहाँ पर ज़मीन दी गई थी जहाँ पर इन्होंने अपना पैलेस बनाया। देखो इनको ज़मीन मिल गई, बाद में चलकर इनका अंग्रेज़ों के साथ थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। बाद में इन्होंने कहा कि अगर मुझे शिमला में रहने नहीं देंगे तो मैं चैल में अपनी राजधानी बना लूँगा। चैल में ये कैपिटल अपनी डेवलप करते हैं और चैल में रहने लगते हैं। अब चैल का एल्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है। इसका एल्टीट्यूड जो चैल है ना, यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है एक्चुअली में, जो हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो है वो कहा जाता है वर्ल्ड का, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 2444 मीटर, 2444 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। इन टर्म ऑफ फीट ये 8018 फीट जो है वो आ जाता है। इसका जो स्टेटस है वो वर्ल्ड के हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड का है और इसको 1893 में जो था वो बिल्ड किया गया था। क्या ये डाटा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। लास्ट टाइम ये एलाइड के एग्ज़ाम में मेंस में पूछा गया था, मेंस में ही पूछ लिया गया कि चाइल जो क्रिकेट ग्राउंड है उसके बारे में लिखो, तो क्या लिखते हैं आप? तो इस तरह से स्टार्टिंग कर देते हैं आप कि ये पहले इस हुआ करता था महाराजा पटियाला का, इस तरह से फिर उसके बाद क्रिकेट 1893 में क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर स्टेबलाइज़ किया गया, और अभी ये मिलिट्री के अधीन आता है तो मिलिट्री स्कूल भी यहाँ पर है। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका एल्टीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम में आप लिखेंगे ना तो एल्टीट्यूड लिख दिए तो 4 चांद आपके लग जाएंगे वहाँ पर, और एग्जामिनर खुश होकर बड़े अच्छे नंबर देगा। जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो उसको मिल जाता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था एक ये एल्टीट्यूड इसका, और दूसरा ये 1893 जो था वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये दोनों चीज़ें आपको लिखना ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। स्टेटमेंट्स हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही कम दिन बच गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारे काम छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, पीजीटी का जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं अगर अच्छे से पेपर 1 के लिए, क्योंकि पेपर 1 को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है कि इसमें पास नहीं हुआ तो पेपर 2 में मेहनत का क्या फ़ायदा। पेपर 1 में अगर आप टेंशन में हैं थोड़ा सा तो टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस होगी, आप में बहुत सारी इंप्रूवमेंट भी होगी। वहाँ से पता चलेगा कमियाँ क्या हैं, और एग्ज़ाम से पहले जब टेस्ट सीरीज़ अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आप मतलब एक मेंटली सेटअप बनाकर गए होंगे कि किस तरह से जो है पेपर अटैम्प्ट करना है और नेगेटिव मार्किंग से किस तरह से डील करना है। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट में बोलते हैं नॉट करेक्टली पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। आगे पहले स्टेटमेंट में बोलते हैं खारदंग मोनेस्ट्री इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ भागा रिवर, की खारदंग मोनेस्ट्री लेफ्ट बैंक ऑफ भागा रिवर में स्थित है। आगे बोलते हैं त्रिलोकनाथ टेम्पल, ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है, क्या ये लेफ्ट बैंक ऑफ चंद्रा भागा नदी के स्थित है। आगे बोलते हैं शाशीन विलेज आता है एक यहाँ पर, क्या ये राइट बैंक ऑफ रिवर चंद्रा जो है वो स्थित है। और उससे आगे बोलते हैं शिशु, क्या ये कुल्लू में जो है वो पड़ता है, और कुल्लू में अगर ये पड़ता है तो क्या ये रोहतांग पास के समीप पड़ता है। हर एक स्टेटमेंट को हम देखते हैं। पहले जो खारदंग मोनेस्ट्री है ये बिल्कुल सही बात है कि लेफ्ट बैंक ऑफ भागा रिवर ही पड़ती है, तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। त्रिलोकीनाथ मंदिर, जहाँ पर हिंदू और बुद्धिज़्म इन दोनों ही धर्मों का हमें मिश्रण देखने को मिलता है कि दोनों ही धर्मों के लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, ये लेफ्ट बैंक ऑफ चंद्रा भागा रिवर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। केलोंग लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है, और वहाँ से काफ़ी दूर उदयपुर एक स्थान आता है जिसके समीप ये त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है वो पड़ता है। शाशीन विलेज, क्या ये राइट बैंक ऑफ रिवर चंद्रा स्थित है, बिल्कुल सही बात है। शाशीन जो है वो राइट बैंक ऑफ रिवर चंद्रा ही स्थित है। शिशु देखो कुल्लू में नहीं पड़ता, ये पड़ता है लाहौल स्पीति में, सीधी सी बात है लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ना, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। डिटेल से देखिए और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लिख कर किया गया है हर एक चीज़ को। खारदंग मोनेस्ट्री जो है वो लेफ्ट बैंक ऑफ भागा रिवर जो है वो स्थित है, ऑपोजिट टू केलोंग जो है ये स्थित है। और इसको अगर हम बात करें तो ये लेट मेडिवल टाइम में बनाई गई थी। इसको लामा नूरबू के द्वारा 1912 में जो था वो बनाया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें त्रिलोकीनाथ टेम्पल की, तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है वो लेफ्ट बैंक ऑफ चंद्रा रिवर जो है वो स्थित है, बिल्कुल सही बात है। चंद्रा भागा रिवर जो कि आगे चलकर चेनाब के नाम से जानी जाती हैं, और यहाँ पर हिंदू बौद्ध दोनों धर्मों के लोग जो है पूजा करते हैं, ये तो हमने जान ही लिया। शाशीन विलेज की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो राइट बैंक ऑफ चंद्रा रिवर जो है वो स्थित है, सही बात हो गई। ये वन ऑफ द फेमस और पावरफुल जो देवता माने जाते हैं यहाँ के गिफांग देवता, इनका जो है वो जन्म स्थान यहाँ पर माना जाता है, गिफान देवता भी इनको कहते हैं। तो ये भी आपने शाशीन के बारे में ध्यान रखना, शाशीन विलेज के बारे में। शिशु की बात करें तो ये देखो ये जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, लगभग लाहौल स्पीति से जो केलोंग कोकचर का रोड है वहाँ पर स्थित है, और 10,300 फीट की हाइट पर ये स्थित है। तो ये शिशु के बारे में आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी, शिशु के बारे में ये ध्यान रखना है आपने, इम्पोर्टेंट।
यही उम्मीद करूँगा कि अब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर देखो कोई गलती हमसे हो भी जाती है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसको करेक्ट करने की। गलती होनी नहीं चाहिए, परंतु फिर भी इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसको करेक्ट करने की पूरी कोशिश। बार बार क्विज प्रैक्टिस कराए जाएंगे उस गलती के, अलग अलग जगह क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सूरजमल ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट रिवोल्टेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर। तो बोलते हैं कि नूरपुर के जो शासक थे ना, नूरपुर रियासत के शासक थे सूरजमल, इनके द्वारा जो है वो बोलते हैं मुगल बादशाह के खिलाफ जो था वो आंदोलन किया गया था। कौन से मुगल बादशाह के खिलाफ जो था वो इनके द्वारा आंदोलन किया गया था? तो अगर हम बात करें सूरजमल की, इनके द्वारा जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये राहें हैं अनजानी, ये राहें हैं अनजानी, चलने की हम। यहाँ से ना सूरजमल की थोड़ी सी कहानी आपको बताता हूँ। होता क्या है कि सूरजमल जो है वो राजा होते हैं नूरपुर के। अब इनके पिता होते हैं वासु की मृत्यु हो जाती है तो सूरजमल जो है वो राजा बन जाते हैं नूरपुर के। एक्चुअल में था क्या ना कि नूरपुर में ना ये थे तो काफ़ी उदंड टाइप के, परंतु नूरपुर में इनके बराबर कोई था ही नहीं, तो इन्हीं को राजा बनाना पड़ा। और फिर जहांगीर उस टाइम हुआ करता था मुगल में, तो मुगलों में जहांगीर ने भी इसको मान्यता दे दी कि चल भाई तू ही बन जा, कोई बात नहीं। बाकी बीच में जहांगीर ने इसको कुछ प्रोजेक्ट भी जो था वो सौंपे, ताकि कांगड़ा किले का प्रोजेक्ट जो था वो सौंपा गया था। कांगड़ा किले का प्रोजेक्ट सूरजमल और साथ में शाह कुली खां को सौंपा गया था, तथा मोहम्मद तकी भी था जिसको सौंपा गया था। ये कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए भेज दिए गए। कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। सूरजमल था तो शरारती ही, इसने क्या किया, इसने इनके साथ लड़ाई कर दी। इसने इन दोनों के साथ लड़ाई की और जो पूरी सेना की कमान थी वो अपने हाथ में जो था वो ले ली। फिर इसने क्या किया, मुगलों के खिलाफ विद्रोह करना जो था वो स्टार्ट कर दिया। मुगलों के जो कैप्चर्ड इलाके थे वहाँ पर इसने जो था वो लूटपाट मचा दी। अब इस बात का पता जो है वो जहांगीर को चलता है। जहांगीर उस टाइम अहमदाबाद में हुआ करता था। तो जो जहांगीर था उसने क्या किया, उसने सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए जो था वो सुंदरदास राइयाँ जिसको कहते थे, सुंदरदास राइयाँ कहते थे, बाद में चलकर ये विक्रमाजीत के नाम से कहलाया। इसकी अध्यक्षता में एक भारी सेना जो था वो भेज दी कि इस विद्रोह को जाकर दबाओ। अब सूरजमल था चालाक भी, इसने क्या किया, ये जो सुंदरदास राइयाँ भेजा गया था इसके साथ पहले तो एक कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की, इसको अपनी ओर करने की कोशिश की, परंतु उसकी चालाकी चली नहीं यहाँ पर और इसको यहाँ से भागना पड़ा। फिर इसने जाकर मावकोट के किले में जाकर शरण ले ली। फिर बाद में चलकर फिर भी इसका जब सेना की पीछा किया गया मुगल सेना के द्वारा, तो ये धौलाधार को क्रॉस करते करते चंबा पहुँच गया। चंबा में पहुंच गया और वहां पर जाकर जो था वो कुछ टाइम रहा और वहीं पर इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इस तरह से इसने जहांगीर के खिलाफ ही विद्रोह किया था और किसको, सुंदरदास राइयाँ को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। और इसकी डेथ के बाद जो राजा बनता है वो बनता है जगत सिंह। जगत सिंह काफ़ी पावरफुल राजा जो था वो वहाँ का रहा, जिसने बाद में चलकर जो नूरपुर, जिसका प्राचीन नाम धमेरी होता था, नूरपुर नाम भी दिया था, वो आपको पता ही है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं इन विच ईयर ब्रिटिशर्स ऑक्युपाइड द सिरमौर प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा जो था वो सिरमौर रियासत को जो था वो कब अपने अधीन किया गया था। देखो ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कब सिरमौर को अपने अधीन किया गया था, तो लगभग 1815 के आसपास की ये बात है जब ब्रिटिशर्स के द्वारा जो था वो सिरमौर को अपने अधीन कर लिया।